सुप्रभात। जो हमने पहले पाठ पढ़ा था लाख की चूड़ियाँ, उसका अब हम दूसरा भाग देखेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बदलू एक मनिहार है और वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और रहता कहाँ है? लेखक के मामा के गांव का है। लाख की चूड़ियाँ बनाने के बदले में वह पैसा नहीं लेता, अपितु सामान लेता है, उसके उपयोग का ज़रूरत का सामान लेता है। लेकिन लेखक यहाँ प्रत्यक्ष रूप से क्या बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि धीरे धीरे मशीनी युग का बढ़ता हुआ प्रभाव, कि मशीनी युग के प्रभाव के बढ़ने से जो लाख की चूड़ियाँ निर्माण की कला हैं, उनका स्थान धीरे धीरे कांच की चूड़ियाँ लेने लगी हैं। अब आगे देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। क्या सुनाता? दो चार बातें कि कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनते हो। वो इसलिए नहीं सुनाता कि वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं और उसकी आमदनी नहीं होती है, अपितु इसलिए सुनाता था क्योंकि कांच की चूड़ियाँ उतनी सुंदर हाथों में नहीं लगती थी जितनी कि लाख की लगा करती थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। मुझसे मतलब लेखक से वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की ही चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, मतलब कि वो लेखक को लला के नाम से भी पुकारता था। वहाँ तो सभी कुछ होता है, तो वो शहर के जो आधुनिकता है उस पर व्यंग करते हुए कह रहा है कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, क्योंकि लेखक कभी कभी जाता था अपने मामा के गांव और वहाँ पर जब बदलू से मिलता तो वह उसकी अच्छी आवभगत भी करता था। तो क्या आवभगत करता था वो? जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा के आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वह गोलियां बना कर दे देता। किस चीज़ की? लाख की गोलियां बना करके दे देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा यानी कि अनेक बार, कई बार, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि कभी तभी क्या हो गया, तभी लेखक के जो पिताजी थे, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली हो गई मतलब ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब लेखक जब बचपन में वहाँ जाता था तो बड़े चाव से जाता था क्योंकि लाख की गोलियाँ मिलती थी, आम भी मिलते थे खाने को, कभी कभी दूध की मलाई भी मिल जाती थी। लेकिन अब लेखक बड़ा हो गया तो इन सब चीज़ों में उसे रुचि नहीं रह गई थी। बड़े के हिसाब से उनके शौक़ और रवैया थोड़ा परिवर्तित हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी थी। ऐसा क्यों हो गया कि कांच की चूड़ियां सभी तरफ होने लग गई? क्योंकि कांच की चूड़ियां मशीनों से बनती थी और मशीनों से बनने के कारण उनकी लागत में भी अंतर था। लाख की चूड़ियां ज़्यादा दामों में मिलती थीं और कांच की उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में कम दामों में। तो इसलिए ज़्यादातर स्त्रियां, गांव की स्त्रियां भी कांच की चूड़ियां पहनी हुई थीं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। इसीलिए बदलू कांच की चूड़ियां पहनने के लिए मना करते था, क्योंकि कांच की चूड़ियां हाथों में उतनी सुंदर भी नहीं लगती और चोट भी पहुंचा देती हैं। और उससे खून बहने लगा। तब मेरे मामा घर पर नहीं थे और मुझे ही उसकी मर्रम पट्टी करनी पड़ी, यानी अपनी ममेरी बहन की मर्रम पट्टी फिर
लेखक ने ही की। जब लेखक यह मर्रम पट्टी कर रहा था तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। अब देखो, वो इतने दिनों बाद मिलने जा रहा है लेखक, तो पहचानते हैं नहीं पहचानता, देखते हैं। बदलू क्या कर रहा था? बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दे दिया और खाट पर बैठ गया। परंतु उसने पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर देखता रहा। फिर आगे लेखक अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी कि याद करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं बचपन में किसको गोलियां बनाकर देता था, कौन बच्चा मेरे पास आता था। तो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए गाँव। अब उसको याद आ गया वो। फिर अब आगे लेखक क्या कहते हैं, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। मतलब कि अब बदलू ने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। क्यों नहीं बनाते वो? क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी कि अब लाख की चूड़ियों को कोई नहीं खरीद रहा है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। किसने कहा ये बात? लेखक ने। मैंने कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक वह खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था आयु के साथ साथ वृद्धावस्था की स्थिति उसकी आ चुकी थी। किसकी? बदलू काका की। उसके हाथों पर और उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी यह शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। दमा श्वास संबंधी जो रोग होता है जिसको अस्थमा भी बोलते हैं। तो तब बदलू काका, लेखक सोच रहे थे कि वो इतना खांस रहा है तो शायद उसको दमा हो गया है, लेकिन बदलू काका बोलते हैं कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, व्यथा, दुख। मैं फिर देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर आगे वो लेखक क्या बोलते हैं काका से, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय ही बदल दिया। आगे वो कहते हैं कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। यानी कि जो बदलू काका हैं उनकी बेटी का नाम क्या है? रज्जो। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, मुखातिब देख करके, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक कह रहा है कि नहीं काका, आम तो बहुत खाए हैं। तो ऊपर से बदलू काका क्या कहते हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो फिर उन्होंने आगे पूछा लेखक ने, अब उन्हें मलाई का जब याद आया तो गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। बदलू काका बोले, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल पहले बेच दी, कहाँ से खिलाता बेचारी गाय को। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खाऊंगा मैं, लेखक ने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत यानी कि एक ही बार में, एक समय में जब खाने बैठता तो एक ही बार में इतने, इससे भी ज़्यादा चौगुने आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया।
फिर बदलू काका अपनी बेटी से आगे बोले, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो जो उनकी बेटी थी उसने 4-5 आम लिए और लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। लेखक को क्या दिखा उसके हाथों पर? उसके हाथों पर लाख की चूड़ियाँ दिखी, रज्जो के हाथों पर। अब बदलू ने ये देख लिया तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए। जमींदार साहब की बेटी की जो शादी थी उसके लिए बनाया था। अब लेकिन जमींदार साहब मुझे इसके कितने पैसे दे रहे थे? 10 आने। तो मैंने जोड़ा नहीं दिया और उनको उल्टा के क्या कह दिया कि शहर से लेकर आ जाओ। यानी कि बदलू की लाख की चूड़ियों की जो पहले महत्वता थी, अहमियत थी गांव के अंदर, वो कांच की चूड़ियों के आ जाने के बाद नहीं रही। इसलिए तो जमींदार ने उसकी इतनी सारी मेहनत के केवल 10 आने का मोल लगा दिया। मशीनीकरण का प्रभाव है ये। इसलिए मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि बदलू ने अपने कार्य करने के तरीके से, अपने व्यवहार से, अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ये आगे आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। डलिया, फवना, मर्रम पट्टी, पगड़ी, सब जानते हैं आप। सलाख। ये प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर इसके आगे आप पहले भी कर चुके हैं, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके पाठ में पीछे दिए हुए हैं, वो ही प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न है पहला, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? आप पहले भी इस प्रश्न को कर चुके हैं और आपने उत्तर भी लिख करके मुझे इसके प्रेषित किए हैं, बिल्कुल सही भेजे हैं। बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? वस्तु विनिमय क्या है? इसमें जो नया प्रश्न है वो ये है कि विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित पद्धति यानी कि इस समय वर्तमान परिवेश की, विनिमय की वर्तमान परिवेश की पद्धति क्या है? क्या हम वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? मुद्रा का चलन, वस्तु के लिए मुद्रा देते हैं, पैसे देते हैं। तो अब विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मुद्रा। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा यानी कि दुख। क्या दुख है मशीनों के आने से? लोगों का रोजगार छिन गया है, उनके काम धंधे खत्म हो रहे हैं, जो उनके पैतृक व्यवसाय हैं वो अब उतना महत्व नहीं रख पा रहे हैं। तो ये इनके उत्तर लिखे हुए हैं सब प्रश्नों के। मैं इन सब उत्तर को आपको PDF फाइल के अंदर भी इसके साथ ही प्रेषित कर रही हूँ, तो आप उसमें अच्छे से इनको देख पाएंगे और पढ़ के समझ पाएंगे। ये आपके सारे प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा। कोई भी समस्या आए तो ज़रूर बताइएगा। साथ में मैं PDF भी सेंड कर रही हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।